गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही होगी। जल्दी से बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ क्लियर है, वॉइस क्लियर है, और उसके बाद फिर हम इस क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए सेशन में, जिसमें आज बहुत एक कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्लेमिंग का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड रूल। ये जो है आपको समस्या इसलिए पैदा करता है क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे सुनने में और पढ़ने में लगते हैं, लेकिन किस जगह पर किसको अप्लाई करना है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए, जल्दी से बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर है क्या? गुड इवनिंग अशफाक। तो आवाज़ क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ जाएँगे आज की सेशन में। जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच पा रही है? फिर आज रफ्तार के साथ फिर से आगे बढ़ना है। आज की जो सेशन है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आज हम इस रूल के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। इसके साथ ही हम कुछ प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में हम इसको कैसे अपने लेवल पर जा कर के हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आवाज़ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नाम के हिसाब से क्या दिख रहा है आपको कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, इसके रूल को अप्लाई करना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको अपने दोनों हाथों को ये सामने रख लिया और दोनों हाथों की जो अंगूठे और पहली और दूसरी उँगली है, इसको बस आपको क्या करना है, लेके चलना है। बाकी दोनों उँगलियों को आपको पहले से ही ड्रॉप करके रख देना है। आपका जो काम है वो थंब और ये पहला फिंगर जिसे हम कहते हैं तर्जनी, और दूसरा फिंगर जिसे हम कहते हैं मध्यिका, तो इनका ही काम है आपका। तो ये 4 फिंगर हो जाएगा और ये मिडल फिंगर हो जाएगा। इनको ही आप लेकर के चलते हैं। इनको समझने के लिए आपके पास कई सारे तरीके होंगे, कई सारे टेक्निक होंगे, तो आज हम उस टेक्निक को चर्चा करेंगे। तो इसको रखने के पश्चात इन दोनों उँगलियों को आपस में इस तरीके से समायोजित करना है या अरेंज करना है, जिससे ये तीनों उँगली परस्पर यानी कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर लंबवत हो जाएँ। तो आइए कुछ इस तरीके से कर दीजिए, तो ये आपके मिडल फिंगर आपस में टकराएँ और दोनों के दोनों थंब ऊपर की ओर हों, और ये जो फोर फिंगर है, जिसे हम तर्जनी कहते हैं, वो आपकी तरफ हो। तो इस तरीके से अगर हम इसको अरेंज कर दें, तो ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों हाथ अरेंज हो जाते हैं। अब हम इन दोनों हाथों को कैसे भी किसी भी एंगल से रोटेट करके देख लें, तो ये जो हमारा हाथ के जो तीनों उँगलियाँ हैं, ये तीनों उँगलियाँ आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होती हैं। तो ये पहला तरीका होता है जमाने का, ठीक? अब उसके बाद ये 3 उँगलियाँ इसमें और ये 3 उँगलियाँ इसमें, दोनों अलग-अलग सिम्बॉल को रिप्रेज़ेंट करती है, और उसी सिम्बॉल रिप्रेज़ेंटेशन के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि आप अगर 12th क्लास की फिज़िक्स में अगर देखेंगे, तो दोनों के दोनों हैंड के रूल का यूज़ होने वाला है। तो ये जो लेफ्ट हैंड है, इसका उपयोग आप चैप्टर नंबर 4 में करेंगे, और ये जो राइट हैंड है, इसका उपयोग आप चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। यहीं से हम डिफरेंस को लेकर के चलते हैं, यहीं से हम डिफरेंस को लेकर के चलते हैं। एक बेसिक कॉमन डिफरेंस है दोनों में, कि आप देखेंगे कि दोनों रूल को जब हम अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों रूल में जो सिम्बॉल्स हैं, उसमें थोड़ा-सा बस चेंजेस है, कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन डिफरेंस बड़ा है। डिफरेंस बड़ा ही वही डिफरेंस आपको अलग कर देगा कि किस जगह पर आपको इस रूल को लगाना है, राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को। तो आप बस इतना ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड वाला जो है वो चैप्टर नंबर 4 में यूज़ होगा, और राइट हैंड वाला जो है वो चैप्टर नंबर 6 में होगा। अगर मैं कहूँ तो इसको हमको मूविंग चार्जेस वाले चैप्टर में हमको इसको यूज़ करना है, मैग्नेटिज़्म एंड मूविंग चार्जेस, और इसको हमको ईएमआई वाले में यूज़ करना है, ठीक है? तो ये तरीका पहले आपको दिमाग में रखना है कि ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हमको राइट हैंड यूज़ करना है, और हमारा चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म में हम इसको लेफ्ट हैंड को यूज़ करने वाले हैं। तो अब कारण क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि कारण जो है, ये है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग जैसा बताएगा वैसे ही तो हम करेंगे, तो हम अपने मन से तो नहीं करने वाले, है कि नहीं? चैप्टर कितने दिन और चलेगा? देखिए, हम चैप्टर के 80% पार्ट को खत्म कर चुके हैं। अब इसमें जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो आपके शंट है और गैल्वेनोमीटर। ये 2 ही टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट बचे हुए हैं, और ये टॉपिक इतना ज़्यादा लंबा और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स देगा।
5 मार्क्स देगा। हम चैप्टर नंबर 4 के बाद सीधा चैप्टर नंबर 6 में ही एंट्री करने वाले हैं, ठीक है? तो ये ज़्यादा दिन का नहीं बचा हुआ है और हम लोग इसके साथ जैसे ही खत्म होगा हम कुछ दिनों में ही चैप्टर नंबर 6 को भी क्लोज़ कर देंगे। तो जल्दी से हम इसमें अपने टॉपिक में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए कि ये फ्लेमिंग के द्वारा जो बताया गया उसको हमको यूज़ करना है। तो फ्लेमिंग ने क्या किया कि जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ लेफ्ट हैंड की, तो लेफ्ट हैंड में आप लेफ्ट हैंड का उपयोग तब करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ तब करेंगे जब आपको पहले से करंट दिया होगा, जब आपको पहले से करंट दिया होगा, ठीक है? ये आपका मेन पॉइंट है कि जब आपको पहले से करंट दिया होगा तो आप लेफ्ट हैंड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अब जब बात करें, यहाँ पर देखो ये वाला लेफ्ट हैंड का यूज़ ये वाला करने वाले हैं आप। जब हम बात करें कि 6 नंबर चैप्टर यानी कि राइट हैंड रूल की, तो उसमें हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जिसमें पहले से करंट नहीं होता है, वो करंट इंड्यूस्ड होता है, वो करंट पैदा होता है। तो जब पैदा होगा करंट, तब हम राइट हैंड का यूज़ करेंगे। हम राइट हैंड का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। यही आपका बेसिक डिफरेंस है कि अगर करंट पहले से दिया है, तो हम लेफ्ट हैंड उठा लेंगे और करंट अगर इंड्यूस हो रहा है, ईएमआई का कॉन्सेप्ट है, पैदा हो रहा है करंट, तब हम वहाँ पर राइट हैंड का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ भी आपको 2 डायग्राम दिखेंगे। इन दोनों डायग्राम में एक कॉमन चीज़ आपको ये दिखेगी कि आपका हाथ को कुछ इस तरीके से हम अरेंज कर दिए। अरेंज करने के बाद देखो, इसको फादर, मदर और चाइल्ड के रूप में भी याद किया जाता है। फादर, मदर और चाइल्ड। तो अगर हम इस अंगूठे को क्या मान लें? फादर, इसे हम क्या मान लें? मदर, और इसे हम क्या मान लें? चाइल्ड। तो उसके जो पहले-पहले नाम हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें करंट पहले से होगा, इसमें करंट पहले से होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पहले से होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में लड़ाई होगी, उस लड़ाई से जो फोर्स पैदा होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो किधर होता है? अंगूठे की तरफ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इस तरीके से रखूं तब की बात है ये, ठीक है? इस तरीके से रखूं तब की बात है ये। तो आप अंगूठे को फोर्स यानी कि फादर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड को एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मदर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सी फॉर करंट और सी फॉर चाइल्ड से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फादर, मदर और चाइल्ड से आप इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक को। तो ये हमारा याद रखने का एक तरीका होता है। यहाँ पर फादर का एफ फोर्स को दर्शाएगा, मदर का एम मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा और चाइल्ड का जो सी है वो करंट को दर्शाएगा। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? अगर हम इसके छोटे बात करें, छोटी करने की, तो इसको हम एफ बी आई से भी बात कर सकते हैं। एफ बी आई, एफ बी आई, यहाँ पर इसको अरेंज करने के बाद आप एफ बी आई से भी याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, एफ का मतलब हो गया फोर्स, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड और आई का मतलब हो गया करंट। तो एफ बी आई से भी याद रख सकते हैं। एफ बी आई, एफ बी आई, एफ बी आई, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एफ बी आई, ये तरीका हो जाता है इसको याद रखने का, ठीक है? तो ये ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें? ध्यान ये तब लगाना है, अप्लाई कब करना है आपको? तो ये अप्लाई आपको तब करना है जब करंट पहले से दिया हो, जब विद्युत धारा मौजूद हो, विद्युत धारा पहले से मौजूद हो, अर्थात पैदा नहीं हो रही हो, पहले से उपस्थित हो, पहले से मौजूद हो। ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपका करंट जो है वो पहले से क्या दिया है? उपस्थित है। तब जाकर के आप इसका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो अब ये देखो इसमें भी वही चीज़ हो गया कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर है, तो फोर्स किधर लगने वाला है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। उसको यहाँ पर आप चेक करेंगे तो फोर्स से भी दर्शाया है और मोशन से भी दर्शाया हुआ है। इसलिए बच्चा जी, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तभी तो उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर में मोशन आएगा। फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर
फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में क्या रिलेशन है। तो कुछ इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर रखा जाए हाथ को, तो अगर ये जो उंगली है मैग्नेटिक फील्ड दर्शाए, ये जो उंगली है आपके करंट को दर्शाए। अब करंट के जगह में आप इसी चीज को आप चार्ज से भी लेकर के चल सकते हैं ना भैया, इसी चीज को आप क्या ले सकते हैं, चार्ज से भी लेकर के चल सकते हैं। करंट हो सकता है, चार्ज हो सकता है। तब ये जो अंगूठा है आपको, ये अंगूठा आपको किसको दर्शाएगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तीनों उंगलियों की, तो यहाँ पर सबसे पहले लेकर के चलते हैं किसकी, फोर फिंगर की। तो अगर मैं यहाँ पर फोर फिंगर को लेकर के चलूं, तो फोर फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो वो रिप्रेजेंट करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। अगर मैं बात करूं मिडिल फिंगर को, मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो मिडिल फिंगर के बारे में अभी आपने बताया कि करंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मिडिल फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, करंट को। आप करंट भी कह सकते हो बेटा, या फिर आप इसको चार्ज के डायरेक्शन को भी कह सकते हो, आप इसको चार्ज डायरेक्शन भी कह सकते हो। ठीक, अब उसके बाद तो अगर ये दो कंडीशन बन रही है, तो इन दोनों कंडीशन के बनने से आपका जो लगने वाला फोर्स है, जिसे हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो कौन बताने वाला है, तो थंब बताने वाला है फोर्स का डायरेक्शन। कौन, थंब। थंब जो है वो किसको बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। और इसी चीज को हम मोशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब फोर्स लगेगा तो मोशन भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये लेफ्ट हैंड रूल का तरीका है। तो कैसे अप्लाई करना है, तो ये रहा अप्लाई करने का तरीका। हम आगे चल के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं लेफ्ट हैंड रूल के लिए, और राइट हैंड रूल के लिए हमारे पास कुछ सवाल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अप्लाई करना है इसको। आप ध्यान देना, इसमें तीन उंगलियों का खेल है। तीन उंगलियों को इस तरीके से अरेंज करना है कि आपस में परपेंडिकुलर हो। तो अगर पहला और दूसरा फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, तर्जनी और मध्यिका अगर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र और धारा को प्रदर्शित करे, तो जो बची हुई उंगली है अर्थात थंब, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो फोर्स, लगने वाले फोर्स अर्थात लॉरेंस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट लिखा हुआ है, चार्ज भी लिखा हुआ है। करंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम अगर धारावाही चालक तार को लेकर के जाए चुंबकीय क्षेत्र में, तब हम विद्युत धारा का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी आवेशित कण को लेकर के जाए, तब हम चार्ज को उससे दर्शाएंगे। तो ये तरीका हो सकता है इसको पहचानने का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम राइट हैंड को भी समझते हैं, इसी प्रकार से हम राइट हैंड को भी समझते हैं। तो देखिए आइए, अब राइट हैंड की बात आती है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करने वाले हैं। तो इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, कि जब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही हो, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही हो, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही हो, तो ये बात आती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही हो, तो ये किसमें हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आप इसका उपयोग करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में ईएमआई में उपयोग करेंगे। ठीक, ईएमआई से ही एक चीज बन करके एक नया डिवाइस पैदा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर। जनरेटर, तो आप जनरेटर की जब बात आएगी, तब आप किसका उपयोग करने वाले हैं, तो ये राइट हैंड रूल में डायरेक्शन के लिए, किसके डायरेक्शन के लिए, करंट के डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। किसके डायरेक्शन के लिए, तो करंट के डायरेक्शन के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। दूसरी बात ये देखना कि जब ईएमआई, इसमें ध्यान देना ना, ईएमआई में विद्युत पैदा हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, इसी प्रकार से जैसे इसको जनरेटर में यूज करते हैं, तो इस चीज को हम इलेक्ट्रिक मोटर में भी यूज करते हैं। इस चीज को हम इलेक्ट्रिक मोटर, ये कौन सा रूल है, लेफ्ट हैंड है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक मोटर वही चीज है जो आपके घर में है, जो आपके घर में है और हर जगह दौड़ रही है, चल रही है। इलेक्ट्रिक मोटर वही चीज है जो आपके घर में है, हर जगह दौड़ रही है, चल रही है, आपको हवा दे रही है, आपको पानी दे रही है। तो इस तरीके से हम किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का। इलेक्ट्रिक मोटर में अगर हम डायरेक्शन बनाएं, तब जाकर के डायरेक्शन बताने के लिए हमको लेफ्ट हैंड का आवश्यकता पड़ेगा। आप कह सकते हैं पंखा यही इच्छा है, मोटर कौन सा, पानी वाला मोटर, यही इच्छा है। आप कहेंगे किचन में जो चिमनी लगी रहती है, तो यही इच्छा है। किचन में जो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, तो यही इच्छा है। तो ये जहां पर भी, वॉशिंग मशीन में भी मोटर लगा होता है, तो यही इच्छा है। तो ये जहां पर भी आप मोटर की बात करेंगे, उस हर मोटर में आप किसका यूज करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड का यूज करने वाले हैं। और ये कारण क्या है, क्योंकि ये सारे मोटर्स को आप इलेक्ट्रिसिटी दे करके चलाते हैं। ये सारे मोटर्स को इलेक्ट्रिसिटी दे करके चलाते हैं ना भाई, किस किस चीज को,
तो बताइए नाम यहाँ पर पहला हो गया फैन, फैन के साथ साथ कौन सा चीज हो गया, कूलर, फैन में भी वही चीज, कूलर में भी वही चीज, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन में भी वही चीज, एग्जॉस्ट फैन में भी वही चीज। आप कहेंगे वाटर मोटर, वाटर मोटर में भी वही चीज, वाटर मोटर में भी वही चीज हो रही है। इस सब में आप करंट पहले से दे रहे हैं। वॉशिंग मशीन में भी आप यूज कर रहे हैं, तो वही चीज आ जाएगा वॉशिंग मशीन में भी। वॉशिंग मशीन में भी अगर आप बात करें किचन में जो इलेक्ट्रिक चिमनी लगी हुई है, तो किचन में जो इलेक्ट्रिक चिमनी, वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम सब जगह किसका यूज करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड रूल का यूज करने वाले हैं, जो फ्लेमिंग ने दिया था। तो ये सारे के सारे जगहों में लेफ्ट हैंड का यूज करने वाले हैं। आइए राइट हैंड पे चढ़ते हैं। तो जहां पर हमारी बिजली पैदा हो रही है, वहां पर हम यूज करने वाले हैं जैसे कि जनरेटर। तो इस जनरेटर में हम करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब इसको समझना कैसे है, तो राइट हैंड को फिर से हम उसी तरीके से अरेंज करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था, अर्थात तीनों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेकर के चलना है, तीनों को। तो ये कुछ इस तरीके से अगर हम रख दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम फिर से बोलेंगे कि दो उंगलियों को बताएंगे और तीसरी उंगली हमारी ऑटोमेटिक जो हमको ज्ञात करनी है उसको बताएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, तो पीछे वाले में इस जगह पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फोर्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, फोर्स के लिए। ये किसको फाइंड आउट करना चाहता है, ये फोर्स को फाइंड आउट करना चाहता है, ठीक है। ये फोर्स को फाइंड आउट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन जब बात करें राइट हैंड रूल की, तो राइट हैंड रूल में ये करंट के लिए आता है। ये किसके लिए आता है, करंट के डायरेक्शन के लिए आता है। किसके लिए, करंट के डायरेक्शन के लिए आता है। ये फोर्स के लिए नहीं आता, ये किसके लिए आता है, करंट के डायरेक्शन के लिए। आप चाहें तो इसको ऐसा करके याद रख सकते हैं, यो यो हनी सिंह करके, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आप इसको दूसरी सामान्य तरीके से याद करेंगे। देखिए यहाँ पर बात करें तो फिर से ये जो फील्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो दर्शा रही है मोशन को दर्शा रही है, और ये किसको दर्शा रही है, करंट को दर्शा रही थी। इस बार होने क्या वाला है कि जब हम इसको ईएमआई में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो उसमें होता क्या है कि अगर मेरे पास क्या है, एक कॉइल रखा हुआ है, मेरे पास क्या रखा हुआ है, एक कॉइल रखा हुआ है। किसका, कंडक्टिंग वायर का एक क्या रखा हुआ है, कॉइल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। और मेरे पास एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को अगर मैं कॉइल के पास लेकर के जाता हूं या कॉइल से दूर लेकर के जाता हूं, तब इस लूप में इस किसमें लूप में आप देखते हैं कि इस लूप में करंट पैदा हो जाता है। इस लूप में क्या पैदा हो जाता है, करंट पैदा हो जाता है। आप देखेंगे ये हम 6 नंबर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं ऐसे शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको कि अगर मैग्नेट आया या मैग्नेट गया, तो इस कंडीशन में किसमें, ये सर्कुलर कंडक्टिंग वायर का जो लूप है, इसमें करंट पैदा हो सकता है क्या, होता है, हो सकता है। इसलिए क्योंकि जब आप इसको लाते हुए अगर रोक देंगे, तब करंट पैदा नहीं होगी। तो मोशन जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। क्या चीज, मोशन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। उसी में आपको ये मैं बता दूं कि जनरेटर वो चीज है जो आपको इलेक्ट्रिक कौन सा चीज पैदा करके देता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कैसे, तो यहीं पर जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है कि मोशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है, उसी चीज का ये फॉलो अप करता है। क्या चीज का फॉलो अप, तो मोशन में आ गया मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो ये कन्वर्जन चलता है किसमें, जनरेटर में। और मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि चुंबक का बार बार आना या जाना, या इसी चीज को दूसरे रूप में कहें तो चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होना, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होना ही हमारा ईएमआई का कारण बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ये हमारी चीज हो गई। यहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर का, तो इलेक्ट्रिक मोटर में यही चीज अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक मोटर में यही चीज अपोजिट होती है। वो क्या होती है, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं उसको। इलेक्ट्रिक मोटर में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये इसकी परिभाषा भी बन जाएगी।
इसमें कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बस जिसका जो उल्टा है वो किस में होता है, जनरेटर में। जनरेटर का नाम ही है जनरेट करना, उत्पन्न करना, जनरेट करने वाला जनरेटर। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब यहाँ पर हम बात करें फिर से सारी उंगलियों को, तो यहाँ पर जो हमारा फोर फिंगर है, फोर फिंगर वो क्या दर्शाएगा, साथ में हमारा मिडिल फिंगर है वो क्या दर्शाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्यिका, ठीक। और लास्ट में थंब, ये क्या दर्शाएगा, इसके बारे में आज हम देखते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फोर फिंगर को हम क्या कहते हैं, तर्जनी कहते हैं, तर्जनी। और इसे हम कहते हैं मध्यिका, मध्यिका, ठीक। और यहाँ पर जो थंब है उसे हम क्या कहते हैं, अंगूठा, थंब है उसे हम क्या कहते हैं, अंगूठा। तो अब ये जो है किस चीज को दर्शाने वाली है, तो ये जो है हमारे करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आती है सामने। करंट कौन सा करंट, इंड्यूस होने वाला करंट, इंड्यूस होने वाले करंट के डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और हमको पता चलता है कि अगर हम अंगूठा में अगर मोशन का डायरेक्शन रखें, किसका, मोशन का, यानी कि गति का। अब ये बोलोगे कि ये गति कैसे आ गई, भैया आपने अभी देखा कि आपका मोशन होगा तभी ईएमआई जो है वो जनरेट होने वाला है, क्योंकि आपने लिखा मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। और ईएमआई में अभी आपने देखा कि यहाँ पर अगर एक मैग्नेट हो और यहाँ पर एक कॉइल हो, तो इस कॉइल के आसपास अगर मैग्नेट आना करता है या जाना करता है, यानी कि क्या करता है, मोशन करता है, तो मोशन जो है वहीं से आपका यहाँ पर करंट पैदा होता है, वहीं से आपका करंट पैदा होता है। तो मोशन तो होगा ना, और इस होने वाले मोशन को किससे दर्शाएंगे, हम थंब से दर्शाएंगे। तो ये थंब का जो डायरेक्शन है वो किसको दर्शा रहा है, मोशन को दर्शाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, मोशन को दर्शाएगा, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, किसको, क्या चीज लिखा है, मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कि मोशन होने के लिए जरूरी नहीं है कि केवल और केवल मैग्नेट ही पास जाए, इसका उल्टा भी हो सकता है, अर्थात कॉइल भी पास आ सकती है और दूर जा सकती है, कॉइल भी पास आ सकती है, दूर जा सकती है। तो इसमें जो कंडक्टिंग वायर है वही हमारा क्या कर सकता है, यहाँ पर करंट पैदा कर सकता है। तो ये कंडक्टिंग वायर का ही हम डायरेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर, तो मूवमेंट ऑफ कंडक्टर यानी कि कॉइल का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, तो वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम थंब से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक चीज। दूसरी चीज की बात करें तो दूसरा चीज हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास फोर फिंगर है और फोर फिंगर से उसमें भी लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी हम मैग्नेटिक फील्ड को ही दर्शा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, इसको दर्शा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अर्थात किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मिडिल फिंगर वाले में, सॉरी तर्जनी में, फोर फिंगर में कोई भी चेंजेस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को ही हम दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों चीजें, ये क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। अगर ये दोनों चीजें हैं हमारे पास तो तीसरी चीज हमको निकाल करके देगी, और तीसरी चीज जो है वो किसको दर्शाएगा, तो ये इंड्यूस्ड करंट को दर्शाएगा, इंड्यूस्ड करंट। और वो कौन सा, वो करंट जो पैदा हो रहा है, ठीक, इंड्यूस्ड करंट अर्थात उत्पन्न धारा, उत्पन्न धारा, इसको ये दर्शाएगा भैया, इसको ये दर्शाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, और सभी चीज के बारे में आपके सामने में रखा हुआ है। तो आप यही चीज को अगर बता देंगे तो यही चीज आपकी परिभाषा बन जाएगी, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी। क्लियर है ये। अब हम आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों पे, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मेरे पास दो डायग्राम है, किसके लिए, लेफ्ट हैंड रूल के लिए। अब हम लेफ्ट हैंड रूल में एक बार हम चार्ज पार्टिकल को लेकर के चलेंगे और एक बार हम करंट कैरिंग वायर अर्थात धारावाही चालक तार को लेकर के चलेंगे। तो इसमें हम एक चार्ज लेकर के चलते हैं, तो देखिए चार्ज कैसे जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे रख दूं, तो यहाँ से चार्ज जो है वो एंट्री कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये हमारा चार्ज, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो अब इस चार्ज के ऊपर इस मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला है फोर्स, जिसे हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। और लॉरेंस फोर्स जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन आपको चाहिए। तो आप पहले देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड जो अगर आपको क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस दिखने का मतलब यह है कि आपसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका इनवर्ड हो जाएगा,
आपका क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, मतलब आपसे दूर जा रहा है, मतलब आपसे ये अंदर की ओर, अंदर की ओर आपसे दूर जा रहा है, आपसे दूर जाएगा, आपके सामने से कहाँ चले जाएगा, दूर। तो ये सामने वाली दीवार के अंदर घुस जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड। तो अब ये हो गया इनवर्ड। अब उसी के डायरेक्शन में मैं इस उंगली को नहीं, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड वाला है तो लेफ्ट हैंड की उंगली को इसको डायरेक्ट करूंगा, तो ये हो गया मेरा अंदर की ओर। दूसरी बात ये है कि मेरा जो मिडिल फिंगर है वो मेरा करंट के डायरेक्शन को या चार्ज के डायरेक्शन को दर्शाता है, तो वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो मैं उसको डायरेक्ट करूंगा कि चल ऊपर की ओर, तो ये घूम गया ऊपर की ओर, कुछ ऐसे। एक उंगली अंदर की ओर है, ये वाली उंगली अंदर की ओर, और ये वाला जो है वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। अब अगर मैं तीसरी उंगली को घुमा दूं, तो तीसरी उंगली जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगी। तो इसमें आपको फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इसके हिसाब से, इसके हिसाब से किधर मिल रहा है, लेफ्ट की तरफ मिल रहा है। तो इधर आपका किधर क्या लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें लेकर के चलूं और इसमें एक तार रख दूं कुछ इस तरीके से, ये लीजिए, तो इस तार में आपका करंट फ्लो हो रहा है, इस तार में आपका करंट फ्लो हो रहा है आई। तो इसमें पहले आप चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको इसमें डॉट दिख रहा है, और डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी तरफ आ रहा है। आपकी तरफ आ रहा है मतलब ये बाहर की तरफ आ रहा है, जिसे हम आउटवर्ड भी कह सकते हैं। ये आपके क्या आ रहा है, पास आ रहा है, तो बाहर की तरफ। अब लेफ्ट हैंड को अप्लाई करना, तो इस उंगली को पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो, ये बाहर आ रहा है, तो ये मैंने रख दिया बाहर। अब उसके बाद फिर करंट किधर जा रहा है, तो करंट जा रहा है उस तरफ, तो मैं ये बीच वाली उंगली को घुमा के रख दूंगा उस तरफ, ऐसा, ऐसे घूमेगा, ये हो जाएगा ऐसे। और करंट किधर जा रहा है, तो उस तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन। ठीक, ये मैंने जमा दिया इसको। अब मैं तीसरी उंगली को फैलाऊं, तो ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। और फोर्स का डायरेक्शन कैसे आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है, अर्थात ये तार जो है वो किधर की ओर मूवमेंट करने वाली है, ये तार जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करने वाली है नीचे की ओर, ये डाउनवर्ड मूवमेंट करने वाली है नीचे की ओर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा, किसका, फोर्स का। न चाहते हुए भी ये चालक तार जो है वो धीरे 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 नीचे की ओर खिसकता चला जाएगा, अगर ये कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब। ठीक है, कंटिन्यूअस मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब की बात है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीजें लेफ्ट हैंड के लिए एप्लीकेबल है। तो ये लेफ्ट हैंड रूल को ही हमने सीखा है कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो फिर हम राइट हैंड रूल में चलते हैं। चलो राइट हैंड रूल की तरफ प्रस्थान करते हैं, उसके भी दो सवाल हम कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तो ये हमारा बी का डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर। यहाँ भी हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, तो आप उसी डायरेक्शन में उंगली को रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा उंगली। अब बाकी चीजें भी इसमें चाहिए, बाकी चीज क्या चाहिए, मोशन का कंडक्टर चाहिए, मोशन, सॉरी, कंडक्टर का मोशन चाहिए, कंडक्टर का मोशन चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लगा देते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर जो है वो कैसे जा रही है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर है, ऊपर की ओर जा रही है, एक कंडक्टिंग वायर किधर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मूवमेंट कर रही है, किधर जा रही है, ऊपर की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा मोशन, ये मोशन का डायरेक्शन हो जाएगा, किसका डायरेक्शन, मोशन का। अब उसके बाद फिर हमको तीसरी चीज निकालनी है। तीसरी चीज क्या है कि अगर ये यहाँ से निकले और इसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंजेस आए, क्योंकि ये आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें फोर्स लगाएगी, और जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें फोर्स लगाएगी। अंदर में रहेगा तो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो कंटिन्यूअस उसके ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स में चेंजेस नहीं होगा। तो फोर्स में चेंजेस नहीं होने से वहां पर ईएमआई पैदा नहीं होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का लगातार चेंज होना जो है वो ईएमआई का कारण बनता है। तो आने के टाइम और जाने के टाइम निकल जाएगा, तो इसमें करंट आएगा, करंट किस डायरेक्शन में आएगा उसको ही हमको चेक करना है। राइट हैंड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड की उंगली जो है ये इस तरफ चले जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये वायर किधर जा रहा है, मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। तो हम मोशन को किधर दर्शाते थे, ऊपर की ओर दर्शाते थे, ये हमारा ये हो गया। अब जो तीसरी उंगली है अगर आपको नहीं दिख रही होगी,
तो आपको पता चल गया होगा कि ये किधर है, अंदर की ओर है। ये किधर है, अंदर की ओर है, इनवर्ट डायरेक्शन में है। किधर है, इनवर्ट डायरेक्शन में है। तो इनवर्ट डायरेक्शन में जो है आपका करंट इंड्यूस होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? इनवर्ट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। एक मिनट, ठीक तो है, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो करंट पैदा होने वाला है आई, जो इंड्यूस्ड करंट है, वो उसका डायरेक्शन जो होगा अंदर की ओर, आपसे दूर जाता होगा, आपसे दूर जाता होगा, उसे हम क्या कहते हैं, इनवर्ट। और इनवर्ट को हम किस तरीके से दर्शाते हैं, तो क्रॉस तरीके से दर्शाते हैं। आई जो है वो किस डायरेक्शन में आएगी, क्रॉस डायरेक्शन में आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट का, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, किधर होगा, अंदर की ओर पैदा होगा। ठीक है, डायरेक्शन हो जाएगा। आइए इसमें लेकर के चलते हैं। तो इस बार हम इसको नीचे की ओर लेकर के आते हैं। इसमें इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे की ओर। तो अगर मोशन है, तो मोशन किधर हो रहा है, मोशन हमारा हो रहा है नीचे की ओर। तो अंगूठा चले जाएगा नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए दर्शाएंगे इधर। और करंट की बात करेंगे तो करंट किधर चले जाएगा, फिर से इनवर्ड, अंदर की ओर ही निकल रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस करंट होगा आई, वो आई भी होगा हमारा इनवर्ड, वो आई भी हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। और फिर से हम उसको किससे दर्शाएंगे, तो क्रॉस से दर्शाएंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहीं पर जब हम इसको एडवांस रूप प्रदान करते हैं, जब हम इसको एडवांस रूप प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर एक सिंगल तार ना लेकर के तार का लूप लेते हैं या तार का क्वाइल लेते हैं। तार का क्या लेते हैं, क्वाइल लेते हैं। आइए देखते हैं, उसी को एडवांस रूप प्रदान करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमने क्या रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में इधर जो होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, और उधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो है, इस जगह पर हम जो चीज रखने वाले हैं वो इस बार बदल रही है। वो क्या है आपका, तो एक आपका लूप है, एक आपका क्या है, लूप है, कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसमें ध्यान देना कि ये ईएमआई कब होगा, जब ये इसके अंदर में बैठा है तब ईएमआई पैदा नहीं होने वाला, क्योंकि ईएमआई होने के लिए मोशन होना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर इस कॉइल को हम या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर ये हमारा कॉइल हो जाएगा, तो इस कॉइल को हम कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे या इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो रोटेशन से मोशन आएगा, और मोशन से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में लगातार चेंज होगी, जिससे हमारा करंट जो है वो इसमें प्रोड्यूस होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम जनरेटर का नाम देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम जनरेटर का नाम देते हैं। और इसके लिए यहाँ पर हम एक बड़ा मैग्नेट लगाते हैं, यहाँ पर भी एक बड़ा मैग्नेट लगाते हैं। ये नॉर्थ पोल बन जाता है, ये हमारा साउथ पोल बन जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हम इसमें अगर इस पर्टिकुलर कॉइल को अगर हम घुमाना चालू कर दें, तो घूमने के कारण जो मोशन होगा, मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज होगा, किसमें, कॉइल में, तब जाकर के इस कॉइल में इंड्यूस करंट आएगा। और उस इंड्यूस करंट को हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको अप्लाई करना है, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में देखने वाले हैं। अलग से जनरेटर का टॉपिक है, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एसी और डीसी। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर में बने रहना पड़ेगा, 6 चैप्टर में इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये हमको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होता है। देखिए ध्यान देना कि आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है, आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे होने वाला है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे होने वाला है, उसमें करंट कैसे पैदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, ये ये जो तार आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में जो तार है वो कैसा होना चाहिए, ये क्लोज लूप होना चाहिए। ये तार कैसा होना चाहिए आपको, क्लोज लूप। इसलिए आपको ना क्या होगा, कंफ्यूजन होगा बार बार। तो इस तार को आप जब बनाएंगे, तो इस तार को ऐसा पूरा का पूरा बनाएंगे, तब जाकर के आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस तार को आप क्या बनाएंगे, पूरा का पूरा बनाएंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि जब हम ईएमआई की बात करते हैं,
तो ईएमआई केवल और केवल क्लोज लूप में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि करंट जब भी बहता है तो वो क्लोज लूप, क्लोज सर्किट में बहता है, ओपन सर्किट में नहीं बहता। तो जब इसमें आप बताएँगे बनने, इसको आप बनाने की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका केवल और केवल तार नहीं रहेगा, वो क्लोज़ लूप रहेगा, चाहे उसको चौकोन बनाओ, चाहे उसको गोलाकार बनाओ, चाहे उसको वृत्ताकार बनाओ। लेकिन वो क्लोज़ लूप रहेगा, तो ये इस तरीके से इसकी मूवमेंट होगी मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें करंट आएगा। इस बात का खास ख्याल रखना। लास्ट में एक चीज़ और कि हम राइट हैंड रूल को किसको? राइट हैंड रूल को चैप्टर नंबर किसमें? चैप्टर नंबर 6 में, जहाँ क्या हो रहा है? आई क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है, उसमें यूज करना है हमको। और लेफ्ट हैंड की बात करें तो लेफ्ट हैंड को हम चैप्टर नंबर किसमें यूज करेंगे? 4 में, जहां से पहले से करंट जो है वो बैठा है। करंट क्या कर रहा है? बैठा है। जहां करंट बैठा है वहां पर लेफ्ट हैंड, जहां पर करंट पैदा हो रहा है वहां पर राइट हैंड का यूज करेंगे। इस जगह पर हमको क्या चीज मिलने वाला है? तो मोटर मिलने वाला है, जिसे हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। इस जगह पर हमको जो है वो जनरेटर मिलने वाला है। इस जगह पर हमको क्या मिलने वाला है? जनरेटर। तो ये हम जनरेटर में यहाँ और यहाँ, तो ये मेन बेसिक डिफरेंस था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसमें के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। तो कल की क्लास में हम नए टॉपिक 5 नंबर के एक क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं, वो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, जिसमें हम अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये हम रहने देते हैं यहीं पर, ठीक है। ये ध्यान देना कि इसमें ये वाला जो है लेफ्ट हैंड, जिसमें हम क्या करने वाले हैं? ये लॉरेंज फोर्स, साथ में करंट कैरिंग वायर इसमें यूज करना है, और ये हमारा जो है वो किसमें यूज हो रहा है? ईएमआई में यूज हो रहा है ना, ठीक है, ईएमआई में। साथ में लॉरेंज फोर्स के साथ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में भी ये उपयोग में आया हुआ है ना। करंट कैरिंग वायर में भी और साइक्लोट्रॉन में ये यूज होगा, लेफ्ट हैंड वाला। और इस वाला जो है हमारा ईएमआई नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा। तो ये सारी चीजें हो गई। आपको उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इसको कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, और घर पे रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।